गरीब अमृता सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सिल रही होती है। तभी उसकी तीनों नंद दीपिका, सीमा और गरिमा वहाँ पर आती हैं। अमृता भाभी, हम तीनों कॉलेज जा रही हैं। दीपिका, ये लो कुछ पैसे रख लो। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी क्या जरूरत है। तभी अमृता की नजर अपनी तीनों नंद के पहने सूट पर जाती है, जो कि पुराने हो चुके थे, और वो उदास मन से कहती है, मैं जानती हूँ मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, मगर माँ जी की जगह तो नहीं ले सकती। ये पैसे रख लो। शुक्रिया भाभी, अब हम चलते हैं। नंद के जाने के बाद अमृता फिर से कपड़े सिलने बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, दिन रात इतनी मेहनत से कपड़े सिलने के बाद भी मुझ गरीब दर्जी भाभी की तीनों नंद ने फटा पुराना सूट पहना था। मैं एक अच्छी भाभी नहीं बन पाई। तभी अमृता देखती है कि सिले हुए कपड़े खराब हो गए हैं। हे ऊपर वाले, ये क्या, ये ब्लाउज तो खराब हो गया। शारदा जी ने कितने भरोसे के साथ मुझे ये ब्लाउज सिलने को दिया था, अब तो ये ठीक भी नहीं हो सकता है। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। ये सोचकर अमृता उदास हो जाती है कि तभी कोकिला एक महंगे से लहंगे को सिलने का कपड़ा लेकर आती है। अरे अमृता, अंदर हो क्या? जी हाँ कोकिला जी, आ जाइए। ये लो, ये मेरी बेटी का शादी का लहंगा है, इसे सिल देना। 2 दिन में मेरी बेटी प्रीति की शादी है। अरे वाह कोकिला जी, इस लहंगे का कपड़ा तो बहुत महंगा लगता है। हाँ, वो मखमल का कपड़ा है ना, और फिर शादियाँ कोई बार बार थोड़ी ना होती हैं। वैसे अमृता, तुम्हारी 3 नंद भी तो शादी के लायक हो गई हैं। तुम कब करोगी उनकी शादियाँ? कोकिला की इस बात पर अमृता उदास होकर कहती है, मैं और विजय जी मेरी नंद के लिए रिश्ता तो ढूंढ ही रहे हैं, मगर आजकल इस महंगाई के जमाने में बिना दहेज दिए अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ है कोकिला जी। और फिर मैं गरीब दर्जी दिन रात की मेहनत से कपड़े सिलकर जो भी कमाती हूँ, उससे घर का खर्चा ही चल पाता है। मैं तुम्हारी परेशानियाँ समझती हूँ अमृता, मगर तुम्हारी तीनों नंद दिखने में बहुत सुंदर हैं। बिना दहेज के भी रिश्ता तो लग जाएगा। कहो तो मैं ढूंढूं? जी जरूर कोकिला जी, आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा। थोड़े ही दिनों में कोकिला के बताए गए पते पर गायत्री अपने तीनों बेटों निखिल, अक्षय और सुमित का रिश्ता लेकर आने वाली होती है। अमृता, ये लो, मुश्किल से आज एक गोदाम में राशन की बोरी ढोने का काम मिल गया था। 100 रुपए कमा पाया हूँ। विजय जी, इतनी महंगाई में 100 रुपए से क्या होगा? क्या करूँ अमृता, कोई पक्का काम मिलता ही नहीं। मेरी तरह ना जाने कितने गरीब बेचारे काम के लिए भूखे बैठे हैं। सुनिए, कोकिला जी ने एक रिश्ता बताया है। वो कल दीपिका, सीमा और गरिमा को देखने आ रहे हैं। गरीबी के चलते बेचारी गरीब भाभी रात भर जाकर कपड़ों के कतरन जोड़ जोड़ कर अपनी तीनों नंद के लिए एक एक सूट सिलकर तैयार कर देती है। तीनों बहनें गायत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उन्हें चाय नाश्ता परोसती हैं। माँ जी, चाय। अमृता, मुझे तो तुम्हारी तीनों नंद बहुत पसंद है। ये रिश्ता तो तुम पक्का समझो। कोकिला जी ने मुझे तुम्हारे घर की गरीबी भरी हालतों के बारे में सब बताया था, इसलिए मुझे कोई भी दहेज नहीं चाहिए। बस हमारे बारातियों का अच्छे से स्वागत कर देना और एक जोड़े में अपनी नंद को विदा कर देना। ये सुनकर गरीब भाभी आंसू भरी आँखों से हाथ जोड़कर कहती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। अमृता के हाथों कपड़ों के खराब होने के चलते अब कोई भी उससे कपड़े नहीं सिलवाता। वहीं विजय को भी कोई भी मजदूरी का काम नहीं मिलता। ऐसे में देखते ही देखते शादी का दिन भी पास आ जाता है।
अमृता अपना मन हल्का करने के लिए फूलों के बगीचे में आती है, जहाँ वो अक्सर आया करती थी। हम गरीबों को अपनी जिंदगी में कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। काश कि गरीबों की जिंदगी इन फूलों की तरह ही खुशियों के रंग से भरी होती। 2 दिन में मेरी तीनों नंद की शादी है और मुझ गरीब दर्जी भाभी के पास 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसे में मैं गायत्री जी को दिया हुआ वादा कैसे निभा पाऊंगी। तभी अचानक अमृता की नजर बगीचे के बीच रखी एक लाल पोटली पर पड़ जाती है। जैसे ही अमृता उस पोटली को खोलती है, उसमें नोटों की गड्डियाँ भरी होती हैं। इतने सारे पैसे भला यहाँ पर कौन छोड़ गया है? उस इंसान ने ये पैसे कितनी मेहनत से कमाए होंगे। मुझे यहीं बैठकर उसका इंतजार करना चाहिए। अमृता वो पोटली लेकर वहीं पर बैठी रहती है कि तभी उसकी आंख लग जाती है और वो सपना देखती है, जहाँ एक सुंदर सी परी उससे मिलने आती है। अमृता, ये धन मेरी तरफ से तुम तोहफा समझो, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस जंगल के बगीचे में ये जान है और ये रंग बिरंगे फूल खिले हैं, इसलिए ये पैसे तुम्हारे हैं। इसी के साथ अमृता की आँख खुल जाती है और वो पैसे लेकर घर वापस आ जाती है। भाभी, कहाँ चली गई थी आप? सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। अरे मेरी प्यारी नंद, शादी के घर में ऐसी भाग दौड़ी तो लगी ही रहती है। 2 दिन बाद तुम तीनों अपनी इस गरीब दर्जी भाभी के घर से डोली में बैठकर विदा हो जाओगी। फिर कौन खाना लेकर मेरे पीछे पीछे आएगा? अपनी गरीब दर्जी भाभी की ये बात सुनकर उसकी तीनों नंद का दिल भर आता है। उन पैसों से अमृता बड़े ही अच्छे तरीके से शादी का टेंट लगवाती है। उसी दिन से हल्दी मेहंदी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। देखिए विजय जी, मेरी तीनों नंद आज कितनी खुश लग रही हैं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी शादी इतनी अच्छे से कर सकूंगी। शादी के टेंट से लेकर बैंड बाजे वाले से लेकर हलवाई भी सब कर लिया है। तभी अचानक से अमृता कहती है, हे ऊपर वाले, इतनी जरूरी बात मैं कैसे भूल गई। मैं अपनी तीनों नंद के लिए शादी का जोड़ा तो खरीद ही नहीं पाई और अब तो पैसे भी बहुत थोड़े बचे हैं। बचे हुए थोड़े से पैसों को लेकर ही गरीब भाभी एक लहंगे के शोरूम में आती है, जहां उसे अपनी तीनों नंद के लिए 3 सुंदर से लहंगे पसंद आते हैं। ये लहंगे तो बड़े ही सुंदर हैं। इसे पहनकर तो मेरी तीनों नंद लाखों में एक लगेंगी। सुनिए भाई साहब, ये शादी के लहंगे कितने के हैं? एक लहंगा 30,000 का है, तो 3 लहंगे 90,000 के होंगे। 90,000? इतने पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है। देखिए भाई साहब, कल मेरी तीनों नंद की शादी है और मुझे ये शादी का जोड़ा खरीदना है, ताकि मैं उन्हें थोड़ी खुशी दे सकूं। बड़ी उम्मीद से मैं यहाँ आई हूँ। मैं एक दर्जी हूँ। ये लहंगे मुझे थोड़े सस्ते में दे दीजिए, बदले में मैं आपकी दुकान के लिए कपड़े सिल दूंगी। ये सुनकर खड़ूस घमंडी दुकानदार अमृता को धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकालते हुए कहता है, ये फुटपाथ का चलता फिरता ठेला नहीं है, हाई फाई शोरूम है। इतना महंगा लहंगा खरीदने की तेरी औकात नहीं है, भाग यहाँ से। इतनी जिल्लत झेलने के बाद अमृता रोते हुए एक बाजार में आ जाती है, जहाँ पर बैठकर कुछ गरीब व्यापारी कपड़ों के टुकड़े बेच रहे होते हैं। 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। लहंगे का मखमली कपड़ा गोटा मोती 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। मैं तो खुद एक दर्जी ही हूँ। अपनी तीनों नंद की शादी का जोड़ा मैं खुद ही सिल सकती हूँ। शुक्रिया ऊपर वाले, मुझ गरीब दर्जी भाभी को ये रास्ता दिखाने के लिए। लहंगा बनाने का सामान लेकर गरीब भाभी घर पर आ जाती है और रात भर जागकर अपनी तीनों नंद के लिए आंखें गड़ाकर शादी का जोड़ा तैयार करती है, जिस वजह से उसका हाथ कई जगह जख्मी भी हो जाता है। शादी के दिन सुबह
अमृता अपनी तीनों नंद को लहंगा देते हुए कहती है, दीपिका, सीमा, गरिमा, ये लो तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी की तरफ से तुम तीनों की शादी का जोड़ा। अरे वाह अमृता भाभी, ये शादी का जोड़ा तो बड़ा ही सुंदर है। हाँ भाभी, ये लहंगा तो बड़ा ही महंगा लगता है। भाभी, आपने पहले ही हमारी शादी में इतना खर्चा किया है। गरिमा, ये लहंगा मैंने खरीदा नहीं, बल्कि तुम तीनों की शादी का ये जोड़ा मैंने अपने हाथों से सिला है। चलो अब जल्दी से तुम तीनों ये शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ, बारात बस आती ही होगी। आखिर में वो गरीब दर्जी भाभी अपने हाथों से सिले हुए शादी के जोड़े में अपनी तीनों नंद को मंडप में लाकर बिठा देती है, जहाँ उनकी शादियाँ गायत्री के तीनों बेटों से हो जाती है। विदाई के वक्त अमृता की तीनों नंद उसके गले लगकर बहुत रोती हैं। भाभी शुक्रिया, आपने हम तीनों का माँ से भी ज्यादा ख्याल रखा और आज हमारी शादियाँ भी की। अपना और भैया का ख्याल रखना भाभी। तुम भी अपना ख्याल रखना। भगवान तुम तीनों को हर खुशी दे। जाओ मेरी प्यारी नंद। अमृता ने अपनी तीनों नंद के लिए सिले सुंदर से शादी के जोड़े के बाद से उसे बहुत सारे लहंगे सिलने के ऑर्डर्स आने लगते हैं, जिसके बाद बहुत जल्द अमृता अपने हाथों के हुनर और मेहनत से अपनी गरीबी भरी जिंदगी को बिल्कुल ठीक कर लेती है। आकाश एक ऑटो रिक्शा चलाता था। जब वो 15 साल का था तब उसके पिता का देहांत हो गया था। इसी कारण आकाश को ये घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर पिता के ऑटो चलाने का काम आकाश ने संभाल लिया। आकाश की बड़ी बहन प्राची की शादी में उसके पिता ने जो कर्जा लिया था उसे उतारने के लिए आकाश ने अपना घर भी बेच दिया और अपनी माँ के साथ किराए के घर में रहने लगा। आकाश की बड़ी बहन प्राची अपने ससुराल में खुश है। इस बात की उसे बहुत तसल्ली है। माँ, प्राची दीदी का मेरे मोबाइल पर फोन आया है। तुम बात कर लो, फिर मैं ऑटो लेकर काम पर निकलता हूँ। हेलो प्राची दीदी, ये लो माँ से बात करो। हाँ बेटी, अपना अच्छे से ध्यान रखा कर, खूब खाया पिया कर, इससे बच्चे की सेहत पर अच्छा असर होगा। अब बस यही इच्छा है कि जल्दी से मैं नानी बन जाऊं और आकाश मामा। हाँ वो तो है, अब मामी कहलवाने वाली आ जाए बस, तो मैं सुकून से तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं। नहीं, अपने नाती पोतों को खिलाकर ही तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। माँ, बस आकाश के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ लो जो घर को संभाल ले। माँ, मुझे देर हो रही है, बाद में बात कर लेना ना आप। अच्छा प्राची, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, आकाश को देर हो रही है। आकाश ऑटो लेकर काम पर निकलता है। उससे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, पर रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत था। वो सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी उसका एक साथी जो उसकी तरह ही ऑटो चलाता था, वो किसी लड़की से झगड़ा कर रहा था। अरे देखिए मैडम, ऐसा थोड़ी ना होता है। जो आपने मुझे यहाँ छोड़ने के लिए पैसे तय किए हैं, तो चुपचाप मेरे पैसे मुझे दे दो ना। भैया, मैंने आपको बोला ना, मेरा पर्स रास्ते में कहीं गिर गया। मेरा मोबाइल फोन भी उसी में है और सारे पैसे भी। मेरा पर्स कहीं भी नहीं मिला। मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं तुम्हारे नंबर पर पैसे भेज दूंगी। अभी मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे वो सामने वाले होटल में एक फंक्शन में पहुंचना है। क्या हुआ अखिल, लड़ क्यों रहे हो सुबह सुबह? अरे देख ना यार,
सुबह सुबह पहली सवारी मिली और वो भी मुझे पैसे देने के लिए मना कर रही है। इन मैडम का पर्स कहीं खो गया है और मुझसे कह रही है कि पैसे बाद में दे दूंगी। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। कोई बात नहीं अखिल, कभी कभी किसी की परेशानी को भी समझना चाहिए। एक काम कर, तेरे कितने पैसे बने हैं मैं दे देता हूँ, ये मैडम मुझे बाद में पैसे दे देंगी। आकाश अखिल को ऑटो के पूरे 300 रुपए दे देता है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अनन्या है। आप मुझे अपना फोन नंबर दे दो, मैं आपके नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भेज दूंगी। बाकी अगर मुझे देर ना होती तो मैं आपको पैसे अभी दे देती। कोई बात नहीं मैम, ये लीजिए मेरा नंबर। अनन्या नाम की वो लड़की आकाश का मोबाइल नंबर ले लेती है और अगले ही दिन आकाश के मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर कर देती है। हेलो, आपके पैसे मैंने अकाउंट में भेज दिए हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। और कल के लिए एक बार फिर से थैंक यू, आपने अनजान होकर भी मेरी मदद की। अनन्या और आकाश बात करने लगते हैं। अनन्या को आकाश से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद एक दो बार अनन्या की मुलाकात मार्केट में आकाश से हो ही जाती है। फिर वो दोनों धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन आकाश को पता चलता है कि अनन्या एक बहुत ही अमीर खानदान की लड़की है, तो वो उसे समझाते हुए कहता है, अनन्या, तुम बहुत ही अमीर खानदान की लड़की हो। तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक मामूली ऑटो रिक्शा चलाने वाला गरीब लड़का हूँ। तुम्हारा और मेरा यूँ दोस्ती रखना ठीक नहीं है। प्लीज तुम मुझसे मत मिला करो। तुम ना मिलने की बात कर रही हो, पर आज तो मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ आकाश। मैं अपनी आगे आने वाली पूरी लाइफ तुम्हारे साथ खुलकर जीना चाहती हूँ। अनन्या ये कहते कहते फूट फूट कर रोने लगती है और आकाश उसे गले लगा लेता है। अनन्या अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करती है और जबरदस्ती आकाश से शादी करने के लिए मना लेती है। इधर आकाश भी अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है और एक शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो जाती है। अनन्या का स्वभाव बहुत अच्छा था। उससे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसके ससुराल वाले गरीब हैं। ना ही उसने कभी इस बात की कोई शिकायत की। अनन्या, तुम मेरे साथ शादी करके खुश तो हो ना? हाँ आकाश, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। माँ जी, प्राची दीदी सब मुझे कितना प्यार करते हैं। मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़ कर आई हूँ। तभी अनन्या की सास भी वहाँ पर आ जाती हैं। जीती रहो बहू, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस घर को तुम्हारी जैसी बहू मिली। अनन्या भाभी, ये देखो, मैं आपके लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ। आज आप शाम को कीर्तन में यही साड़ी पहनना। प्राची दीदी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। ठीक है, पर एक शर्त पर। आज आप मुझे खुद ही तैयार करोगी, प्रॉमिस? अनन्या की बातें सुनकर प्राची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे इतनी प्यारी सी भाभी से इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। कुछ ही दिनों में अनन्या ने सबके दिल में एक अलग ही जगह बना ली थी। अब तो अनन्या के बिना कोई भी नहीं रह पाता था। प्राची को एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है और इधर अनन्या भी गर्भवती हो जाती है। अनन्या के माँ बनने के बारे में जब उसके मम्मी पापा को पता चलता है तो वो उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आते हैं। पर अनन्या का घर देखकर दोनों ही मुंह बनाने लगते हैं।
अनन्या बेटी, तुम अपने मम्मी पापा के पास बैठो। रसोई से चाय और नाश्ता मैं ले आती हूँ। क्या बात है अनन्या, तुम इस हालात में भी घर के काम खुद ही करती हो क्या? तुम्हारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? कैसी बातें करती हो मालिनी, तुम जानती भी हो तुम्हारी बेटी किस घर में भी आई है। यहाँ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। एक टाइम की सब्जी दूसरे टाइम खाते होंगे ये भला क्या नौकर चाकर रखेंगे? नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। माँ जी और आकाश ने कई बार मुझसे कहा है कि मैं घर में कोई काम वाली रख लूं, पर पूरा दिन मैं घर पर ही होती हूँ, मेरा भी मन नहीं लगता। और फिर मैं तो कुछ भी नहीं करती, सारा काम तो माँ जी खुद ही करती हैं। ये लीजिए चाय। अनन्या बेटी, तुम्हें ये समोसे बहुत पसंद है ना? मैं हलवाई से खरीद कर लाई हूँ, अपने मम्मी पापा को भी दो बेटा। ओह नो 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 नो, मैं ऑयली फूड बहुत कम खाती हूँ। और अनन्या, तुम भी ये सब मत खाया करो। तुम्हें इस टाइम में जूस फ्रूट ये सब लेना चाहिए। बहन जी, आप तो समझदार हैं, ये समोसे वगैरह ये सब बहुत नुकसानदायक हैं। मम्मी, आप मेरी टेंशन मत लो, माँ जी मेरा पूरा ख्याल रखती हैं। वो मुझे समय पर जूस फ्रूट दूध दही सब्जियाँ और सब कुछ खाने के लिए दे देती हैं। तभी अनन्या की नंद प्राची भी वहाँ पर आ जाती है। अनन्या भाभी, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है। कल सुबह 11 बजे आपको मेरे साथ चलना है, तो आपका पूरा चेकअप हो जाएगा और बाकी जो इंजेक्शन वगैरह। अरे प्राची, तुम्हारा कौन से हॉस्पिटल में बच्चा हुआ था जिस डॉक्टर के बारे में तुम बात कर रही हो? जी, वो बड़े बाजार में जो हॉस्पिटल है जहाँ डॉक्टर काजल बैठती हैं। अरे वो सस्ता बेकार सा हॉस्पिटल। अनन्या, तुम उस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कितना चीप है वो हॉस्पिटल। अनन्या, तुम एक मामूली से हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम चिंता मत करो, इन लोगों के पास अगर तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए इस शहर के सबसे बड़े नामी हॉस्पिटल में आज ही बात कर लेता हूँ। और तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और हमारे साथ वापस घर चलो। किसके घर? आपके घर पापा? मैं अभी अपना ये घर छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। मुझे डॉक्टर काजल, जो कि बहुत बड़ी और एक समझदार डॉक्टर हैं, उन्होंने प्राची दीदी की नॉर्मल डिलीवरी की है। उन्होंने मुझे पूरा रेस्ट करने के लिए बोला है। और शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मुझे कल प्राची दीदी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। आप थोड़ी देर और बैठेंगे या फिर जा रही हैं? क्योंकि अभी आकाश आने वाले हैं। वो शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ पर मेरी फेवरेट आइसक्रीम मिलती है, तो आज मेरा वो खाने का प्लान है। तो हम सब डिनर के लिए वहीं पर जाने वाले हैं। अनन्या का ऐसा कोई भी प्लान नहीं था, ये उसकी सास और प्राची जानती थी। पर अनन्या अपने मम्मी पापा को एहसास दिलाना चाहती थी कि उसके ससुराल वालों का और अपमान ना ही करे तो उनके लिए बेहतर है। अनन्या के मम्मी पापा लज्जित हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद वहाँ से वापस चले जाते हैं। अनन्या की सास और नंद दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर अनन्या अपनी सास और नंद के गले से लग जाती है। तारा एक बहुत ही समझदार लड़की थी। वो बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी और वो मन लगाकर पढ़ाई करती थी। तारा जब बड़ी हुई तो उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके नौकरी के लिए अप्लाई किया और उसकी एक सरकारी बैंक में नौकरी लग गई। फिर फोन रखकर वो खुशी से अपनी मम्मी पापा को ये बात बताने पहुंची, तो वहाँ पर पंडित जी बैठे हुए थे और वहीं बराबर नहीं
तारा के मम्मी पापा भी चिंता में बैठे थे। देखिए रामलाल जी, कुंडली तो मैंने बना दी है, पर ग्रहों के हिसाब से जन्म कुंडली में मंगल ग्रह प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो कुंडली में मांगलिक दोष बनता है। इस हिसाब से आपकी बेटी तारा मांगलिक है। इसके विवाह में तभी बाधाएं आ रही हैं। आप इसकी पूजा जितनी जल्दी हो सके करवा लें। अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। अब क्या करे लक्ष्मी, मांगलिक दोष की पूजा तो करवानी ही पड़ेगी। देखता हूँ सारा खर्चा मिलाकर कितने का पड़ता है। पिताजी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं कुछ समय बाद इस बारे में सोचूंगी। और आपको लगता है कि मेरी शादी इसी कारण से नहीं हो रही, तो मुझे अपनी देवी माँ पर पूरा विश्वास है। वो मेरे जीवन में अपने आप किसी ऐसे व्यक्ति को भेज देंगी जो इन सब बातों का वहम नहीं करता होगा। पिताजी, आपको याद है आपके जिगरी दोस्त की बेटी शिवानी, उसकी तो कुंडली गुण सब लड़के के साथ मेल हो गए थे, लेकिन फिर 6 महीने बाद ही उसका तलाक हो गया। फिर भी अगर आपको लगता है मेरा मांगलिक दोष दूर हो जाएगा, तो मैं अपने हाथों से गरीब और बेसहारा लोगों को अन्न और वस्त्र दान करती रहूंगी। उनकी दुआओं में बहुत शक्ति होती है पिताजी, और असली पूजा भी वही है। और तारा बेटी सुन तो। तारा तो वहाँ अपनी नौकरी लगने की बात बताने आई थी, पर वो अपने बारे में वो सब बातें सुनकर बहुत दुखी हो गई और फिर देवी माँ के मंदिर चली गई। माँ, आप तो सब कुछ जानती हो। अगर मैं मांगलिक हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? लोग मांगलिक नाम सुनकर इतना सहम क्यों जाते हैं, जैसे मांगलिक होकर किसी लड़के ने या लड़की ने कोई पाप कर दिया हो। हे देवी माँ, मैं तो सिर्फ आप पर विश्वास करती हूँ। मेरा ये जीवन आपका दिया हुआ है, तो मेरे आने वाले जीवन की रक्षक आप ही हो माँ। मैं जानती हूँ आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में अपने आप कोई अच्छा जीवन साथी जरूर मिल जाएगा। माँ के मंदिर में जाकर तारा को एक अलग सी शांति और हिम्मत मिलती है, और अगले ही दिन से वो अपने बैंक की नौकरी ज्वाइन कर लेती है। पर ना जाने तारा के माता पिता के मन में उसके मांगलिक होने का डर सा बैठ गया था। लक्ष्मी, तारा मांगलिक दोष की पूजा करवाने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे तो उसकी शादी की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं कोई अच्छा लड़का उसके लिए मिलेगा भी कि नहीं। पता नहीं ऐसे मन में विचार क्यों आ रहे हैं। आप उसकी शादी की चिंता बिल्कुल मत करो। तारा अपनी देवी माँ पर बहुत विश्वास करती है, और मैं जानती हूँ माँ दुर्गा अपने भक्तों के सारे संकट दूर करती हैं। देखना, तारा की किस्मत में अच्छा और प्यार करने वाला जीवन साथी जरूर आएगा। चलो हम दुर्गा माँ के मंदिर चलते हैं और वहाँ पर गरीबों को अपने हाथों से दान पुण्य करेंगे, ताकि हमारी बेटी तारा को माँ का आशीर्वाद और गरीबों की दुआएं मिले। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन तारा अपनी जॉब से वापस आ रही थी। तारा थोड़ी दूर पैदल ही चली कि अचानक उसने देखा कि एक ऑटो वाला एक बाइक को टक्कर मारकर भाग गया। तारा तेजी से भागकर उस बाइक वाले लड़के के पास पहुंचती है, तो वो देखती है, अरे इन्हें तो काफी चोटें आई हैं। भैया जरा रुकना, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। तारा उस अनजान लड़के को ऑटो में हॉस्पिटल लेकर जाती है। फिर तारा अपने पिताजी को फोन कर देती है, और कुछ ही घंटों बाद उस लड़के को होश आ जाता है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प की है। इसमें हेल्प की कोई बात नहीं है, ये तो हर नागरिक का फर्ज है सर। वैसे ये मेरे पिताजी हैं। और फिर वो लड़का अपने फैमिली मेंबर को फोन करता है। उसके मम्मी पापा भी तारा को धन्यवाद देते हैं। उस लड़के का नाम चांद था। वो एक कंपनी का मालिक था। फिर धीरे धीरे तारा और चांद में दोस्ती हो जाती है, और एक दिन चांद तारा से, तारा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? देखो चांद, तुम जैसा जीवन साथी पाकर
कोई भी लड़की अपने आप को खुशकिस्मत मानेगी। पर चांद, मैं मांगलिक हूँ। मेरी कुंडली में मांगलिक दोष है। कहीं मेरे कारण तुम्हें कुछ हो गया तो? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। आज हम मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं और फिर मंगल ग्रह का नाम खुद ही मंगल है, तो मेरे साथ मंगल ही होगा। मेरी जान बचाने वाली मेरे लिए हमेशा लकी रहेगी और चांद तारा हमेशा साथ रहेंगे। इस तरह चांद की सोच ने सबकी सोच को बदल दिया और सबकी रजामंदी से और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से चांद और तारा की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। आज चांद और तारा की शादी को पूरे 30 साल बीत चुके हैं और वो दोनों अपनी शादी की 30वीं सालगिरह मना रही हैं, अपने तीनों बच्चों शगुन, पिंकी और राघव के साथ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।